एंटीबायोटिक का आपने जिक्र किया, वी लव टू टेक एंटीबायोटिक्स एज पाकिस्तानी, मुझे लगता है, क्योंकि ओवर द काउंटर आराम से मिल जाती हैं। दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं आपको एंटीबायोटिक्स और इस तरह की जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम यहाँ पे डेंजरस हो सकती हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमें फार्मासिस्ट पकड़ा देते हैं। एंटीबायोटिक लेना अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से कितना डेंजरस हो सकता है? पूरी दुनिया में मेडिसिन एंटीबायोटिक है या बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, नींदावर चीज़ें, इनके लिए स्टैंडर्ड है कि OTC चंद अद्वियात जो ज़्यादा डेंजर नहीं करती, कॉमन यूज़ की हैं, उनको OTC कह दिया जाता है, ओवर द काउंटर, वो आप ले सकते हैं। सही है। वरना पूरी स्टैंडर्ड दुनिया में जहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट है, एशिया अफ्रीका इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। वहाँ पे होता क्या है, आपने अच्छी बात की कि एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल, सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन के फ्रेंड ने फ्रेंड को कहा, उससे उन अद्वियात का असर चंद हफ्तों में आना गायब हो जाता है। वो अद्वियात उस सोसाइटी में असर करना बेअसर हो जाती। सही। अद्वियात का बार बार इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल, इनएडिक्वेट इस्तेमाल, सर्टनली रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती। वो मदाफिल जरासीम फिर किसी को भी काबू नहीं आते। अब उसे हायर डिग्री की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अद्वियात से होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, अब पूरी कौम पे उसका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा काम, बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल वाली मेडिसिन है वो असर करना बंद कर देंगी, फिर आप स्ट्रॉन्गर पे जाएंगे तो वो एक्सपेंसिव भी होता चला जाएगा। 10 रुपए की इफेक्ट ही है, हमारे वहाँ पे 100 रुपए वाली लगेगी, क्योंकि पहले हमने काफ़ी दफ़ा डिस्पेंसर ने, मेडिकल स्टोर वाले ने खुद ही प्रोफेसर बन के उसको ट्रीट कर दिया है। बिल्कुल सही। ये अलाउड नहीं है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस के लिए जो लोग एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, दे आर टू डिफरेंट थिंग। वायरल इन्फेक्शन आपको वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरियल आप दवाई ले रहे हैं एंटीबैक्टीरियल, वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, हम लोगों को समझ नहीं आती। हमें तो फ्लू भी हो तो हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर चले जाते हैं। इन तीनों को हम जरा थोड़ा सा, वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं या फंगल हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, वायरल या फंगस के लिए नहीं है। अगर उनमें ली जाएगी तो बीमारी और ख़राब हो जाएगी। सही है। एक्सेप्ट कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही, 104 फीवर हो रहा है और 2-3 दिन से घर बैठा हुआ है, तो प्लीज़ घर के लेवल पे ट्रीट ना करें। अपने नज़दीक तरीन डॉक्टर जो अवेलेबल है, MBBS डॉक्टर है प्रॉपर, या नहीं है तो कोई टीचिंग हॉस्पिटल अवेलेबल है, प्लीज़ वहाँ दिखाएं। जो चीज़ 2-4 दिन में ठीक होनी है, ये आप एक लॉन्ग किसी कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो लोग ये करते हैं ना, वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। एग्जैक्टली। क्योंकि फिर उनकी हेल्थ बेहतर होने के बजाय डिटीरिएट हो जाती है। अच्छा, ये जो हम शुरू में मैंने अपना इंट्रो आज किया ना, उसमें मैंने कहा कि हमें साइंसदान बनने का बड़ा शौक है। अब आपने बीच में एक जिक्र किया था, एक बच्चा पैदा होता है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें उसके साथ साइंसदानी करने का बड़ा शौक होता है। बच्चों के नाक साफ़ कर रहे होंगे, ट्वीज़र पकड़ के कह रहे होंगे वो क्लीन लगना चाहिए, कुछ देखने आएगा तो ख़राब हो जाएगा। कान में, छोटे बच्चे के कान में भी कॉटन बर्ड्स मार रहे होते हैं। ये कितना डेंजरस हो सकता है? ये बहुत अच्छी बात है कि कान की सफाई कुदरत ने ऑटोमेटेड की हुई है। ठीक है। कान की सफाई किसी को ज़रूरत नहीं। इवन दो यू आर द बेस्ट स्विमर, आप दिन में 2-4 घंटे स्विमिंग भी करते हैं, तो प्लीज़ आपने कान में कुछ नहीं डालना। कान को ड्राई भी करना है तो टॉवल बाहर रख के सर को थोड़ा हिलाएं। बाथ लेने के बाद भी ये काम करें। इवन दो आप लॉन्ग बाथ भी लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। और जब हम बाथ लेते हैं तो नोज़, गले में पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिसको हम वज़ू कहते हैं। अच्छे तरीके से करें, जो ताकि उनकी क्लीनिंग भी हो। एग्जैक्टली। जो भी काम करें खुशू खुजू से करें, एंजॉय करें, ताकि उसको दोबारा ना फिर बार बार करना। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कान साफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। इसके साथ एक मिथ भी रिलेटेड है, मैं वो भी पूछ लेती हूँ आपसे। बिल्कुल सही कि बात। ईयर वैक्स जो है वो शायद सेंसिटिव लोगों की ज़्यादा बनती है। पढ़ा था मैंने कहीं पे, पता नहीं अब सच है या नहीं है। क्यों फिर उनके नज़र आना शुरू हो जाती है? दैट लुक्स वेरी, लोगों को फीलिंग आती है, बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। तो उसके लिए क्या करें? आप कह रहे हैं कान के अंदर टॉवल भी नहीं मारना, टिश्यू भी नहीं मारना। जो है इसका सही नाम है सिरुमीन। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये जरासीम को प्रोटेक्टिव है, बचाव करती है। अच्छा, ये खुद जरासीम नहीं है? वो नो। लोगों को लगता है कि जरासीम है। कान की मैल जो है वो बेसिकली गंद है, जरासीम है। हमने इंग्लिश को गलत ट्रांसमिट किया, इसका नाम रख दिया मैल। हाँ। प्लीज़ ये मैल नहीं है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। ये बैक्टीरिया को किल करती है, ये फंगाई को अवॉइड करती है, ये कान की प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने डिज़ाइन की है। आप इसमें टेम्परिंग ना करें। 95% to 98% सीमेल
लोगों को ज़्यादा जो है वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को लाइफ टाइम में कभी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। इतनी थोड़ी बनती है कि जैसे हमारी स्किन जो है, ये हर जगह पे स्किन, कान के अंदर भी जो स्किन है 28 डेज के बाद नहीं चेंज हो रही, सही, लेयर चेंज हो रही, वो हमें विदाउट नोटिसिंग जो है वो हम ये सिस्टम में ब्यूटी इतनी रखी हुई है कि जैसे लाइट सी सिकरी तरह के कपड़ों के साथ जब से आ रही, नीचे से एक नई स्किन आ रही। सही है। सो इट्स बीइंग रिफर्बिश्ड एवरी मंथ। तो आप कह रहे हैं कान की मैल असल में मैल नहीं या है, असल में ये गंद नहीं है। 2-3% लोगों को इतनी ज़्यादा बनती है। हाँ। उस पे आपने बड़ी अच्छी बात की, और वो साइंटिफिक रीज़न है कि टाइप ए पर्सनैलिटी, ओवर थिंकर्स, जो इन बिटवीन द लाइन रीड करते हैं, उनमें बहुत बनती है। उनमें से कुछ तो इतनी ज़्यादा बनती है कि 2-3 मंथ्स में उनको एक दफ़ा सफाई करवानी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि कान में ब्लॉकेज होना प्लग शुरू आ हो जाती जाता है। है। हाँ। वो नहीं करवाएंगे तो उससे फिर सुनना कम हो जाता है। ठीक है। छेड़ा-छेड़ी करेंगे तो पर्दे पे जाकर टच कर जाएगी। सही है। कान की सफाई करने वाले लोग 100 में से 1%, रात 2 लोग आए हुए थे कि थोड़ी सी सफाई कर रही थी जी, बेटी दौड़ से आई, दौड़ी तो वो थोड़ा सा हिला तो कान का पर्दा फट गया जी। अब ये काफ़ी मंथ्स में जाके ठीक होगा। अगर ऐसे हो जाए तो प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएं। पहली बात तो तय है कि कान की सफाई नहीं करनी। ठीक है। कान को टॉवल से ड्राई करना बाद में। सही है। या हेयर ड्रायर अवेलेबल है तो नथिंग लाइक बहुत दूर रखें, 1 या 2 फुट दूर, थोड़ा सा ड्राई कर लें इफ़ यू रियली फील लाइक। वरना पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में फ़ैन चल रहा है तो चंद मिनट में वैसे ही बॉडी ड्राई हो जाता है। नथिंग टू बी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनकी ईयरवैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। Exactly. 2 से 3% में ना मेरा बेटा भी आता है। Yeah. और आपको ये बात पता भी है। सो अब हम क्या, थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, बाकी बच्चों के कान साफ़ हैं, उसकी थोड़ा सा ईयरवैक्स नज़र आ रही है, बीच में से थोड़ा सा लिक्विड भी निकल रहा है, तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, जो कि बहुत गलत हरकत थी, अभी आपने मुझे बताया अभी कि कॉटन बड से साफ़ करना शुरू कर दिया। हर दफ़ा नहाने के बाद उसके कॉटन बड से साफ़ किया तो आप यकीन करें 6 से 7 कॉटन बड्स भर जाते थे, मतलब अच्छा खासा ईयर वैक्स। पिछले दिन उसको ईयर इन्फेक्शन भी हुआ था। सो ऐसे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा एम्बैरसिंग होता है, क्योंकि हमने एक नाम दे दिया ना इसको, ये गंद है, ये मैल है। अब किसी ने कह दिया हो तुम नहाते नहीं हो, कान से मैल नज़र आ रही है, तो एक वो वाला स्टिग्मा भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके ख्याल में ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या हम पेरेंट्स घर पे भी कुछ कर सकते हैं कि बच्चों के कानों के लिए? सफाई बिल्कुल नहीं करनी। कान में जो साइंटिफिकली अलाउड है कि किसी को इचिंग होती है, थोड़ी सी ड्राइनेस है, ऑलिव ऑयल इज द ओनली ऑयल बीइंग डिस्कस्ड इन मेडिसिन। अच्छा। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अलहदा करके रख लें। हाँ। कॉटन बड के साथ, क्यूटिप्स के साथ, आई ड्रॉपर के साथ 2 से 3 ड्रॉप्स वंस अपॉन अ टाइम मंथली बेसिस पे कान में डाला जा सकता है। ठीक है। इससे ज़्यादा प्लीज़ यू आर नॉट अलाउड। ये जो सरसों का तेल गरम करके डालते हैं, ये बहुत बड़ा एक वो स्ट्रॉन्ग टिप है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं। ईयर ड्रॉप डालने हैं, ड्रॉप्स डालने हैं, ऑयल डालना है तो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, गरम नहीं करना, ना गरम हो ना ठंडा हो। सही है। बॉडी टेम्परेचर पे, ना गरम, नॉर्मल टेम्परेचर।